लास्ट क्लास में टाइट्रेशन की हमने बात कर ली थी। रेडॉक्स टाइट्रेशन में नॉर्मल टाइट्रेशन एंड टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग आयोडीन। आयोडीन में दो टाइट्रेशन हमने देखे थे, आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन एंड आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है, दोनों की बेसिक थ्योरी हमने पढ़ ली थी। नाउ इसी के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं हम। लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। पॉइंट 0.5 ग्राम सैंपल containing MnO2 is treated with HCl, liberating chlorine gas. This chlorine gas is passed, the Cl2 gas is passed through potassium iodide solution. And 30 ml of .1 molar sodium thiosulfate is required for complete neutralization. Is required for complete neutralization of liberated I2। जो क्लोरीन के साथ रिएक्शन पे I2 लिबरेट हुआ है उसका टाइट्रेशन हमने थायोसल्फेट से कराया है। उसके लिए 30 ml वॉल्यूम रिक्वायर्ड है। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ MnO2 इन द सैंपल। मैंगनीज का मोलर मास दे रखा है आपको। यस, क्या डाउट है? थायोसल्फेट का एन फैक्टर क्या ले? थायोसल्फेट का एन फैक्टर एन फैक्टर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। लास्ट क्लास में हमने रिएक्शन देखी थी आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में, वहां से आप देख सकते हैं। देखो इसको ट्राई करके क्या आंसर आ रहा है। होमवर्क प्रॉब्लम्स वी विल डिस्कस एट द लास्ट। ठीक है।
आंसर चेक कर लेते हैं इसका एक बार। 0.5 ग्राम सैंपल आपके पास, MnO2 की HCl से रिएक्शन क्या होगी? MnO2 HCl, that will give you MnCl2, chlorine and H2। ठीक है, Cl2 की रिएक्शन फिर हमने कराई है पोटेशियम आयोडाइड से, that will give us I2, ये I2 हमने बाद में कलेक्ट कर लिया, and KCl। This I2 react with thiosulfate, that gives us I minus and S4O6 2 minus। तो यहाँ पे देखो जब मल्टीपल रिएक्शंस होती हैं तो इट इज ऑलवेज ऑलवेज ए गुड आइडिया टू गो विद मोल्स, क्योंकि आप ग्राम इक्विवेलेंट्स को डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं कर सकते वन रिएक्शन टू अनदर रिएक्शन। सो ऑलवेज प्रेफर मोल्स इफ यू हैव मल्टीपल रिएक्शंस। तो यहाँ मैं क्या करूंगा, पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, आई विल प्रेफर कि मोल्स से हम कैलकुलेशन करें। सो दिस इज 4, क्लोरीन इज बैलेंस्ड 2H2। अब बैलेंस करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट इक्वेशन नहीं है। नाउ लेट्स सी, यहाँ पे हमने क्या किया है, थायोसल्फेट का अमाउंट दे रखा है हमें। हाउ मेनी मोल्स ऑफ थायोसल्फेट आर देयर? 30 into 0.1, so this is 30 into 0.1, that is 3 मिलीमोल। ml में वॉल्यूम है तो मिलीमोल। तो ये कितना होगा आयोडीन? 1.5 मिलीमोल। तो ये आयोडीन यहाँ 1.5 मिलीमोल है। तो क्लोरीन कितना रहा होगा? 1.5। ठीक है, क्लोरीन 1.5 मिलीमोल है, तो MnO2 कितना रहा होगा? 1.5 मिलीमोल। तो ये आपका आ गया MnO2 का अमाउंट। Mn का मास कितना? 55। तो मास ऑफ MnO2, तो देखो ये मिलीमोल्स आया है, इसको मोल्स में कन्वर्ट करना है तो आई हैव टू मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मोल। ठीक है, तो मास कितना आ गया? 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू MnO2 का मोलर मास कैलकुलेट कर लीजिए, दैट इज 55 + 32। ठीक है, so this is 130.5 into 10⁻³ so this is 0.13 gram ऑलमोस्ट। तो परसेंटेज मास कितना आ जाएगा? 0.13 by 0.5 into 100, so this comes around 26%। ये सबको समझ में आया कैसे करा है हमने? इसमें किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, ओके। तो यहाँ पे देखो हमने ग्राम इक्विवेलेंट क्यों नहीं यूज करा, बिकॉज ग्राम इक्विवेलेंट्स आई कैन नॉट ट्रांसलेट फ्रॉम वन इक्वेशन टू अनदर। यहाँ पे मान लो 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, तो जरूरी नहीं है यहाँ भी 1 हो, क्योंकि एन फैक्टर कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। ठीक है, तो इसलिए जब मल्टीपल रिएक्शंस हैं तो ऑलवेज गो विद मोल्स, ग्राम इक्विवेलेंट वहां मत यूज करो। ग्राम इक्विवेलेंट मोस्ट प्रोबेबली आप यहाँ इस इक्वेशन में यूज कर सकते थे, देन यू कैन फाइंड आउट मोल्स। पर यहाँ भी इक्वेशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आप बैलेंस नहीं कर सकते, तो इट्स इजियर दैट वे एक्चुअली। इसको नोट कर लीजिए, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं।
सर यस सर एवरीथिंग इज क्लियर, लेकिन I2 का जो है हमने 1.5 मिलीमोल सर कैसे निकाला, मास पैटर्न कैसे? भाई, आप मुझे ये बताइए कि ये आयोडीन ने किससे रिएक्शन करी है? थायोसल्फेट से करी है। इसके इसके अगर 2 मोल यस सर। होते तो इसका कितना चाहिए होता? 1 मोल। तो इसके 3 यस मिलीमोल्स होंगे तो आधा चाहिए होगा ना ये। तो ओके 1.5 आ सर। गया। सिंपल हाँ स्टोइशियोमेट्री सर। करी हमने। यस सर। बस वही है। ओके। नाउ एक और टर्म आपको पता होनी चाहिए इस केस यहाँ पर, दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। ये काफी बार हमें देखने को मिल जाता है क्वेश्चंस में। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। H2O2 में कंसंट्रेशन वॉल्यूम स्ट्रेंथ से बताते हैं। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 दैट इज VH2O2। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या है? इसकी बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। इट इज वॉल्यूम ऑफ O2 gas produced at STP by complete decomposition of by complete decomposition of all H2O2 present in a 1 liter sample of H2O2। आपके पास मान लीजिए 1 लीटर सैंपल है H2O2 का, उसमें जितना भी पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रेजेंट है, उसको पूरा डिकम्पोज कर लीजिए तो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगा। कितना ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगा? वॉल्यूम एट एसटीपी, वही उसकी क्या हो जाएगी? वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास 1 लीटर सॉल्यूशन है, ठीक है। इसकी मोलैरिटी कुछ मान लेते हैं हम। मोलैरिटी इज m मोल पर लीटर, ठीक है। तो मोलैरिटी m मान ली हमने। तो यहां पर H2O2 के मोल्स कितने हो जाएंगे? दिस इज H2O2 सॉल्यूशन। H2O2 के मोल्स कितने हो जाएंगे? दैट इज m। 1 लीटर में जो मोलैरिटी है वही मोल्स है। Now we have to decompose all these H2O2। H2O2 डिकम्पोज अब करेगा तो क्या बनेगा? H2O एंड हाफ ऑफ O2। अगर ये 1 मोल होगा तो O2 कितना बनेगा? 1/2 मोल। अगर ये m मोल हुआ तो ये कितना बनेगा? m/2 मोल। तो वॉल्यूम ऑफ H2O2 एट STP कितना आ जाएगा? 22.4 इंटू m/2 जो मोल्स है। हाउ मच इज इट? 11.2 इंटू m। तो यहां पर यही क्या हो जाएगी? इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ सर ऊपर H2O2, वॉल्यूम ऑफ O2 आएगा। यस, वॉल्यूम ऑफ O2। O2 ही तो गैस होगा, H2O कहां से गैस होगा? H2O तो पानी के अंदर ही रह जाएगा। O2 इज द गैस, ठीक है। सो डेफिनेशन में भी यही है, वॉल्यूम ऑफ O2 गैस प्रोड्यूसेस STP in 1 liter sample by complete decomposition of all the H2O2 present। तो यहां पर जितना भी H2O2 है, m मोल्स था, सबको डिकम्पोज कर लो तो m/2 मोल्स क्या बनेगा? ऑक्सीजन। उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लीजिए। तो यही आपका क्या आ गया? वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 को मोलैरिटी से हम कैसे रिलेट कर सकते हैं? VH2O2 इज 11.2 इंटू मोलैरिटी। तो आपको अगर मोलैरिटी गिवन है तो यू कैन फाइंड आउट वॉल्यूम स्ट्रेंथ। वॉल्यूम स्ट्रेंथ गिवन है तो यू कैन फाइंड आउट मोलैरिटी, ठीक है। सो दैट इज द बेसिक आइडिया। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज 11.2 इंटू मोलैरिटी। कैसे आया ये? तो सिंपल इक्वेशन हमने एक सॉल्व करी है। ओके, नाउ लेट्स सी ए क्वेश्चन जहां पे यूज हो सकता है।
50 ml of an aqueous solution of H2O2. Aqueous solution of H2O2 was titrated with excess Ki. Excess potassium iodide in dilute H2SO4. In dilute H2SO4. The liberated I2, the liberated I2 required 20 ml, required 20 ml, 0.1 molar sodium thiosulfate solution. For complete reaction. For complete reaction. Calculate volume strength of H2O2 sample. ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ लिख लीजिएगा पहले, देन सॉल्व द क्वेश्चन. ये किसी को लिखना है यहाँ पे जो है दिस, सबने लिख लिया है यहाँ तक? सर Yes. लास्ट पार्ट ओके, लास्ट पार्ट लिख लीजिए. वॉल्यूम स्ट्रेंथ लिखिए, देन टू द क्वेश्चन. सर हाँ, यस. सर वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ H2O2 एट H3P लिखा है, तो वहाँ पे H2O2 होगा या फिर O2 होगा? कहाँ पर? ये वॉल्यूम ऑफ O2 है ना सर सर नीचे रिएक्शन के अच्छा, नीचे यहाँ वॉल्यूम ऑफ पे H2O2 एट, H2O2 इज यस सर. लिक्विड, H2O2 इज लिक्विड. ये O2 होना चाहिए. H2O2 तो लिक्विड ही है, तो उसका वॉल्यूम तो डेंसिटी से आएगा. दिस शुड बी O2. यहाँ m/2 जो है O2 है. ऑक्सीजन क्या है वॉल्यूम?
ये H2O2 में जो वॉल्यूम आप ले रहे हैं ना, वॉल्यूम H2O2 के लिए, दिस वॉल्यूम ऑफ O2 गैस ये इन लीटर होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना, दिस शुड बी इन लीटर, it should not be in ml or other units, it is in liter, इसलिए यहाँ पे देखो हमने 22.4 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। तो ये आप यहाँ भी लिख सकते हो, इट इज वॉल्यूम ऑफ O2 गैस इन लीटर प्रोड्यूस एट STP। सॉल्व करके देख लेते हैं इसको। 50 ml aqueous solution H2O2 का titrated with excess Ki, H2O2 पोटेशियम आयोडाइड, यहाँ से आपको क्या मिल रहा है I2, ये क्या I माइनस क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज, तो दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो H2O2 क्या होगा रिड्यूस, रिड्यूस होकर क्या बनाएगा H2, so we can just write it K I minus and some H plus, ठीक है, इसको बैलेंस कर लेंगे। Then this I2 reacts with what? I2 reacts with thiosulfate, forms 2I minus and
tetrathione. Okay, can we balance this equation? This is 2 and we need H plus 2H plus 2 and 2 4 2H2. ये आपकी बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है. Now let's see what is given. 20 ml 0.1 molar thiosulfate solution दे रखा है, तो ये कितना हो गया 20 into 0.1. This is 2 millimole. तो ये 2 मिलीमोल से कितना बनेगा 1 मिलीमोल. यहाँ पे ये 1 मिलीमोल है, तो H2O2 कितना है, दिस इज ऑल्सो 1 मिलीमोल, और यू कैन से 10⁻³ मोल. ठीक है, तो मोलैरिटी क्या आ जाएगी, मोलैरिटी ऑफ H2O2 इज हाउ मच, मिलीमोल्स बाय वॉल्यूम इन ml 50, तो डायरेक्टली 1 रख सकते हैं 1/50. ठीक है, so this is 0.02 molar. So volume strength of H2O2 is how much, 22.4, sorry 11.2, this is 11.2 into 0.02, so how much is it, 224.224 वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2. यहाँ लीटर लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बाय डेफिनेशन इट इज लीटर. इसमें किसी को कोई डाउट है? सर ये रिएक्शन कैसे पता लग जाती है कि कैसे कब होगा, फिर फर्स्ट रिएक्शन मतलब मुझे स्प्रेड कैसे मुझे चली आपने कि I2 वही ये बोल रखा है ना, I2 लिबरेटेड, I2 बोल रखा है हमें कि I2 लिबरेट हो रहा है. सर सेकंड रिएक्शन नीड टू रिमेम्बर, यस वेरी इंपॉर्टेंट. ये रिएक्शन भाई सब लोग याद करने हैं. इनफैक्ट टाइट्रेशन में हमने जितनी भी रिएक्शन करी थी, ऑल यू हैव टू रिमेम्बर. इसमें से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है. ठीक है, अब यहाँ तो बोल रखा है I2 लिबरेट हुआ है, तो दैट मीन्स I माइनस ऑक्सीडाइज हुआ होगा I2 में, यानी H2O2 रिड्यूस हुआ है, तो इसने H2O बनाया है. ठीक है, तो ये तो आपको देखना पड़ेगा इस तरीके से रिएक्शंस में. सो ये 1/50 में 1 मोल्स हैं. 1 मिलीमोल है, 1 इज मिलीमोल. मिलीमोल बाय वॉल्यूम इन ml होता है ना मोलैरिटी, तो 50 इज वॉल्यूम, 1 इज मिलीमोल्स. ठीक है, मोल्स तो 10⁻³ है, क्योंकि वॉल्यूम हम ml में ले रहे हैं, तो वी कैन जस्ट टेक मिलीमोल्स. ठीक है, ये क्लियर है? सर हाँ, सर इसमें सेकंड वाले रिएक्शन में सल्फर का फैक्टर क्या है? जरूरत नहीं है ना, वैसे कैलकुलेट करना तो कर सकते हैं, कुछ नहीं है इसमें. देखिए यहाँ पे x मान लीजिए इसको, तो ये कितना आ जाएगा 2x माइनस 6 इज इक्वल टू -2, तो 4 तो +2 आ जाएगा ये सल्फर. यहाँ कितना आ जाएगा +2.5, तो एक सल्फर के लिए कितना चेंज आ रहा है 0.5, तो 2 सल्फर के लिए, इस पूरे मॉलिक्यूल के लिए क्या चेंज आएगा, इस पूरे मॉलिक्यूल के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा, तो इसका एन फैक्टर क्या हो गया 1 हो गया. ठीक है, यस ओके सर. तो 2 से 2.5, 0.5 का एक सल्फर के लिए 2 सल्फर है, तो 1 हो गया वो. एन फैक्टर इज 1. आयोडीन का एन फैक्टर 2 हो जाएगा, एक आयोडीन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो 2 आयोडीन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन. एनी मोर डाउट्स इन दिस? और कोई डाउट नहीं है? ठीक है,
मेरे लास्ट टॉपिक है लास्ट टॉपिक मतलब मतलब इस चैप्टर का रेडॉक्स का। हाँ, टॉप रेडॉक्स तो चैप्टर तो हो गया ना, नाउ वी आर डूइंग प्रैक्टिस। ओके सर। अब सर यार ये जो चीजें हैं भाई, आप लोग अननेसेसरी चीजों का ज्यादा ध्यान रखते हैं। कुछ लोग पूछते हैं चैप्टर कब खत्म होगा, कुछ लोग पूछते हैं और कितने लेक्चर लगेंगे। ये सब क्या करना है इससे आपको? आप लोग पढ़ने पे कम ध्यान देते हैं, इन चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ओके, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। ट्वेंटी ml of a solution containing oxalic acid and sulfuric acid. Sulfuric acid on titration with 0.5 normal NaOH, 0.5 normal NaOH requires 40 ml of base. 40 ml of base. 20 ml of same solution. 20 ml of same solution on titration with 0.2 normal. On titration with 0.2 normal. 0.02. 0.02 normal. KMNO4 required 50 ml of KMNO4. Determine the strength of oxalic acid and H2SO4. Determine the strength of oxalic acid and H2SO4. इसमें देखो क्या आंसर आएगा।
इसको सही कर लीजिएगा, ये 0.05 है, 0.05 नॉर्मल।
देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। पहला जो आपको एक्सपेरिमेंट दे रखा है, इसमें एक सॉल्यूशन है ऑक्सैलिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर है। 20 ml किसके साथ टाइट्रेट कर रहे हैं? 0.05 नॉर्मल NaOH। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज कंप्लीटली एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है, इसमें रेडॉक्स का कोई काम भी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आपके पास यू हैव 20 ml सॉल्यूशन। इसमें क्या है? H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड एंड H2SO4। इसके मान लेते हैं X मिलीमोल है, इसके मान लेते हैं Y मिलीमोल। ठीक है, नो जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है उसमें क्या हो रहा है? H2C2O4, पहले हम क्या लिख सकते हैं? मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड should be equal to मिली इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये लिख सकते हैं बिकॉज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा? दोनों का n फैक्टर 2 है, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 0.05 नॉर्मल इंटू 40, 0.05 into 40. So this 2 will cancel out. 20 x plus y कितना आ गया? 20 into 5 is 100, that is 1. ठीक है, तो ये एक इक्वेशन हो गई आपकी। सिमिलरली सेकंड एक्सपेरिमेंट इज रेडॉक्स टाइट्रेशन। सेकंड इज रेडॉक्स टाइट्रेशन। अब यहां पर देखिए KMnO4 से कौन रिएक्शन कर सकता है? ऑक्सैलिक एसिड रिएक्शन करेगा MnO4 माइनस से, तो क्या बनाएगा? Mn2 प्लस एंड CO2। तो यहाँ पे इसका एन फैक्टर क्या है? 2। इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉर्मेलिटी डायरेक्टली गिवन है 0.02 नॉर्मल। सिमिलरली क्या H2SO4 ऑक्सीडाइज हो सकता है? यस और नो? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सल्फर पहले से ही हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। तो H2SO4 तो खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट इज नॉट गोइंग टू ऑक्सीडाइज फर्दर देन +6। सल्फर के पास 6 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ओनली दोज कैन बी टेकन अवे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं है, रिएक्शन सिर्फ किसकी है? ऑक्सैलिक एसिड की। तो यहाँ क्या लिखेंगे? मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड should be equal to मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4. How much is it? X millimoles into n factor 2, तो 2x कितना आ गया? नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम 0.02 इंटू 50, 0.02 into 50. So this is 0.01. 50 divided by 100, that is 0.5. तो x आ गया 0.5, x प्लस y क्या है? 1, तो y भी आ गया आपका 0.5 मिलीमोल। ठीक है, अब यहां से स्ट्रेंथ कैलकुलेट करके बताइए क्या आ रहा है, इसको नोट भी कर लो। कैलकुलेट द स्ट्रेंथ।
Okay, this is correct. 2.25 and 2.5 is correct. Gram per liter. यहाँ पे देखो ये 0.5 मिलीमोल है, ये भी कितना है 0.5 मिलीमोल। तो मिलीमोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलीग्राम आ जाएगा। 0.5 इंटू 90 तो ये आ गया 45 मिलीग्राम, और 0.5 इंटू 98 तो ये आ गया 49 मिलीग्राम। स्ट्रेंथ निकालनी है H2C2O4, तो मिलीग्राम बाय मिलीलीटर कर लो, 45/20, तो दिस इज 2.25 ग्राम पर लीटर। मिली वाला जो फैक्टर वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ग्राम पर लीटर आ जाएगा। सिमिलरली स्ट्रेंथ ऑफ H2SO4 क्या हो जाएगा 49/20, दिस इज, ये मिलीग्राम में इसलिए डायरेक्टली हम कर पा रहे हैं, ध्यान रखना। अगर ये ग्राम में होगा तो यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू लीटर। तो ये कितना आ गया 2.45 ग्राम पर लीटर। इसमें किसी को कोई डाउट है? इसको नोट कर लीजिए। नाउ लेट्स डिस्कस सम होमवर्क क्वेश्चंस। एक डाउट जो काफी लोगों को होगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर G4। ये लिख लिया है क्या सबने? इज इट डन? Yes, sir. ओके, तो लेट्स डिस्कस सम होमवर्क प्रॉब्लम्स। ये क्वेश्चन है जो डाउट है, बाकी डाउट्स भी आप भेज सकते हैं, ठीक है? जो भी आपके डाउट्स हैं होमवर्क में से और अदर डाउट्स, वो लिख के भेज दीजिए क्वेश्चन नंबर क्या है। Now let's discuss, this was given in last class homework. In a reaction, this one is the reaction, molar ratio in which the reacts. तो बेसिकली आपको इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। x माइनस x3O माइनस H प्लस x2 एंड H2। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि भाई यहाँ से ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है यहीं पे हो रहा है, ठीक है? दैट इज द प्रॉब्लम। हाउ डू वी देन कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लॉस? कैसे बैलेंस करें? इसको इससे बैलेंस करें या इसको इससे बैलेंस करें? तो देखिए सिमिलर प्रॉब्लम हमने फेस करी थी, इसको अगर मैं उल्टा लिखूं ना तो आपको समझ में आ जाएगा। x माइनस XO3 माइनस एंड H प्लस, ये क्या है? डिस्प्रोपोर्शनेशन। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ इनवर्स रिवर्स ऑफ दैट डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या होता है, एक ऑक्सीडेशन स्टेट से दो ऑक्सीडेशन स्टेट जनरेट हो रही है, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, दोनों मिलकर के एक सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड बना रहे हैं। तो इट इज काइंड ऑफ इनवर्स रिवर्स ऑफ दैट डिस्प्रोपोर्शनेशन। यहाँ पे हम क्या करते थे, यहाँ पे हम 2x2 अज्यूम करते थे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करना है आपको,
प्रोडक्ट में तो x2 अज्यूम कर लो. So this was the disproportionation. तो अगर ये इस तरीके से होता तो डिस्प्रोपोर्शनेशन बोलते हैं. तो इसमें हम दो x2 अज्यूम करते हैं कि एक तो ये x माइनस बना रहा है और एक ये x3o माइनस बना रहा है, xo3 माइनस. तो यहां पर भी आप क्या कर सकते हैं, सिमिलर लॉजिक यूज कर सकते हैं कि इसको भी मैं सिमिलर तरीके से कह सकता हूं. Although this is not a disproportionation reaction, I can apply the same logic कि यहाँ पे दो टाइप के x हैं, दो प्रोडक्ट हैं, दोनों को सेपरेटली अज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये आपके जो ये xo3 वाला x है, रेड वाला, ये यहां से आ रहा है. ठीक है. तो ये +5 से 0 जा रहा है. तो 5 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है. 5 इलेक्ट्रॉन गेन, दिस इज रिडक्शन. Similarly, this is from -1 to 0. -1 से 0 ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन 1 इलेक्ट्रॉन लॉस. अब इसको बैलेंस कर लीजिए, दोनों को अलग अलग अज्यूम करना है. बैलेंस इट. इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर लो पहले तो 5x माइनस चाहिए आपको. ठीक है. नाउ दिस 5, ऑल ऑफ दिस हैज टू प्रेजेंट हियर. तो इसको लिख देते हैं 5/2. ये बैलेंस्ड है, नहीं ये बैलेंस नहीं है, ये एक मॉलिक्यूल है, इसको लिखना पड़ेगा 1/2. ठीक है. नाउ बैलेंस द चार्जेस. चार्जेस यहाँ कितने हैं देखो, यहाँ तो 0 है, इस साइड में चार्जेस 0 है. यहाँ पे चार्जेस बैलेंस करने हैं तो 5 माइनस है तो 5h प्लस होने चाहिए. वी हैव टू हैव 5h प्लस. So plus 5h plus. Now can we balance है ना the- माइनस. right 6 आएगा क्योंकि ये भी तो एक 6h प्लस. तो ये कितना हो गया 3h2. ऑक्सीजन बैलेंस्ड है क्या, 3 and 3 इट इज बैलेंस्ड. तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके हम लिख लेते हैं. मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं एक्चुअली, दिस विल ऑटोमेटिकली बी ए होल नंबर. ठीक है. तो यहाँ पे 5x माइनस xo3 माइनस 6h प्लस, ये कितना हो जाएगा 5 + 1 6/2 3x2 प्लस 3h2. तो यहाँ पे आपका क्या रेशियो आ रहा है, x माइनस 2 xo3, दैट इज 5:1. so this will be our answer. इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं. Any doubt from this? G1, B and D. G1 में डाउट, B and D. G1 तो एक ही क्वेश्चन है, इसमें B और D ऑप्शन क्या है. इट इज दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. G1 दो जीवन थे. ओके, दो हैं. ओके, लेट मी चेक. एक 32 पे होगा फिर, राइट. इसमें B and D. इसमें किसी को डाउट है, ये क्लियर हो गया. यस. ओके. तो बेसिकली डिस्प्रोपोर्शनेशन में जो कर रहे थे उसी को प्रोडक्ट में ले जाके सोल्व करना, उसी टाइप से. नाउ लेट्स सी B and D ऑप्शन. This C I can delete. This is G1, page 32. ठीक है. इसमें आपको बैलेंस करना है, बाकी लोग एक बार ट्राई करके देख लीजिए,
होमवर्क में किया तो होगा वैसे सबने। C4H6O6 G2 के ले क्या बोल रहे हैं? सर, आपने G2 के ले लिए क्वेश्चंस, G1 बता दो। ओह अच्छा, ये क्वेश्चन तो G2 के हैं। ओके ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है, 1 का चाहिए। राइट, 1 का देखते हैं। दिस इज फ्रॉम 1। ठीक है, यहाँ पे क्या है, S4O6 2 माइनस प्लस अल्यूमिनियम, ये बन गया H2S एंड अल्यूमिनियम 3 प्लस। ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। तो यहाँ 2.5 है ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे -2 है। तो एक सल्फर के लिए कितना चेंज हुआ? 2.5 से -2 4.5। 4.5 4 सल्फर के लिए कितना चेंज होगा? 4.5 9 18। यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज रिडक्शन। सिमिलरली अल्यूमिनियम क्या कर रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दिस इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, नाउ वी हैव टू मेक देम सेम। तो 6 अल्यूमिनियम ले लेते हैं, टेक 6 अल्यूमिनियम। नाउ बैलेंस द एटम्स। तो सल्फर यहाँ 4 है तो 4H2S, अल्यूमिनियम 6 है तो 6 अल्यूमिनियम। नाउ कैलकुलेट द चार्जेस। चार्ज कितना है यहाँ पे? -2। यहाँ चार्ज कितना है? दिस इज व्हाट, चार्ज इज 0। ये हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, ध्यान रखना, चार्ज नहीं है। +3 18 +18। ठीक है, तो यहाँ पे H+ कितना ऐड करेंगे? हाउ मच H+ वी आर गोइंग टू ऐड? 20 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तब ये 18 होगा। तो +20 H+, तो वी हैव टू ऐड 10H2O। ऑक्सीजन बैलेंस नहीं होगा यहाँ पे। चार्जेस में कुछ गलत है क्या? चार्ज में कुछ गलत है क्या? सर, H2 के पास भी तो 4 हाइड्रोजन है ना। ओके ओके, ये काउंट 8 हाइड्रोजन H2 के पास है। राइट। तो 8 हाइड्रोजन तो यही है, तो वी नीड एक्स्ट्रा 12, तो 6 की ही जरूरत है यहाँ पे। ठीक है, तो 6H2 हो गया। ये क्लियर है? इसमें क्या नहीं कर पा रहे थे? सर रिडक्शन का 18 इलेक्ट्रॉन गेन कैसे हुआ? चेक करो आप भाई, यहाँ एक सल्फर के लिए कितना चेंज आ रहा है? 2.5 से -2, 4.5 आ रहा है, यस और नो? ओके सर, आगे सर। ओके, वो आपने विद साइन नहीं लिया होगा, इसको 0.5 ले लिया होगा, विद साइन लेना होता है। ठीक है, इसमें देखिए क्लोरेट आयन है, आर्सेनिक सल्फाइड, क्लोराइड प्लस H2ASO4- एंड HSO4-। ठीक है, नाउ ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +5, आर्सेनिक इज +3, सल्फर इज इन -2। यहाँ पे आर्सेनिक कितने में है? 8 8 माइनस +5 में है, 5 + 2 7 - 8 -1। ओके, दिस इज इन +6। तो सल्फर को देखिए पहले। तो क्लोरीन, क्लोरीन का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। Cl कहाँ जा रहा है? Cl- में। तो यहाँ पर
+5 से -1, 6 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन गेन, so this is reduction. What about sulfur? सल्फर यहां से यहां जा रहा है, सल्फर क्या कर रहा है, -2 से +6, और ये आर्सेनिक यहां जा रहा है, दोनों ही ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। यहाँ पे कितना चेंज आ रहा है, -2 से +6, तो दिस इज 8, सल्फर कितने हैं 3, तो 24 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ लॉस हो रहा है सल्फर के लिए, और आर्सेनिक के लिए कितना लूज हो रहा है, +3 से +5, तो 2, आर्सेनिक कितने हैं 2, तो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस। तो ये पूरा मॉलिक्यूल मिल करके कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 28 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है इसको, ठीक है। तो ये आपका ऑक्सीडेशन है, ये भी ऑक्सीडेशन है, तो दोनों को मिला के कितना हो गया 28, यहाँ पे कितना है 6, ये चेक कर लीजिएगा भाई, -2 से +6, दिस इज 8, 24 +3 +5, दिस इज 2 and 4, ओके। ये 28 है, ये 6 है, इसको इक्वल करेंगे तो कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ओके। तो 28 इसको by 6 28 से और इसको 6 से कुछ कॉमन ले लो ना, इसको 8 से कर देते हैं, 2 आ जाएगा कॉमन, इसको 2 से कर देते हैं, 56 हो जाएगा ना, नहीं 56 नहीं होगा, 14 आएगा यहाँ पे, 14 और 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 14 × 6 कितना हो जाएगा, 84 and 28 × 3, okay, this is the least common multiple। तो ये 3 से 14 से, तो बैलेंस कर लो, यहाँ पे 14 का 14 आ गया, ये आर्सेनिक वी हैव 6, so we have to write 6, सल्फर 9, तो 9 सल्फर, चार्ज यहाँ पे कितना है, दिस इज 14 माइनस, यहाँ पे चार्ज कितना है, 14 + 6 20 and 9, दिस इज 29 नेगेटिव में, तो यहाँ कितना ऐड करना है हमें, 6 + 9 15 ऐड करना है, तो -15 या +15 इधर कर देते हैं, H+ ऐड करना है तो +15, तो वी हैव 15 H+। तो हाइड्रोजन कितने हैं देखो यहाँ पे 50, ये कितना हो गया 15 और 9 24 + 12, यहाँ कितने H2 ऐड करने पड़ेंगे 70, 17, 18 यस 18 H2, देख लो कितना हो रहा है टोटल, 24 + 12 देख लो, 18 आ जाएगा 36। ऑक्सीजन काउंट करो, सही आ रहा है क्या, ठीक है सर। सही आ रहा है, ठीक। तो दिस इज योर बैलेंस रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो नंबर बड़ा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पहली बात तो यहाँ प्रॉब्लम क्या थी कि आप शायद एक का ही कैलकुलेट कर रहे होगे, दोनों का देखना है हमें टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस कितना हो रहा है, ठीक है। नाउ दैट नंबर टर्न्स आउट टू बी वेरी लार्ज, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो फाइनली सर यस सर यस एल की आपने कैसे निकाली थी सर +3? हाइड्रोजन आर्सेनिक सल्फाइड है ना ये, तो सल्फाइड इज -2 सल्फर, तो ये ऑटोमेटिकली +3 हो गया। सल्फर -2 में है यहाँ पे। अब सर हमें वो कैसे कैसे पता, पता चला है सर ऑब्वियसली -2 में? हमें कैसे पता कि सल्फर -1 में है? बिकॉज इस कंपाउंड का नाम आर्सेनिक सल्फाइड है। अगेन यू हैव टू नो इट। अच्छा ठीक है, तो जैसे जैसे आप ज्यादा पढ़ते जाएंगे आगे वैसे पता चलता जाएगा। दिस इज आर्सेनिक सल्फाइड। ठीक है ओके, एनी मोर डाउट्स अदर देन दिस? और कोई डाउट है होमवर्क प्रॉब्लम्स में? बाकी सब तो आई गेस इजी होगा, कुछ तो है नहीं इसमें। इसको नोट कर लीजिए दोनों को। जी एंड 1 रेसिप्रोकल कर दे तो भी सेम वे में ऑक्सीडेशन होगा। देखो रिएक्शन रिवर्स करने से वो रिवर्स में रिएक्शन होना जरूरी नहीं है। इट डज नॉट हैव टू गो रिवर्स इन द सेम वे। ओके F1 में G है और फर्स्ट में फर्स्ट। ओके सर जी नहीं, वो आई पार्ट है, आई फर्स्ट में। I ओके इसमें ये डाउट है ना, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, कैलकुलेट यस द सर। ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, रेस्ट वी कैन गेट रिड ऑफ।
ये तो NO+ दे रखा है आपको, H2O2, तो इसमें क्या करना है, सल्फेट इज 2-, तो ये कितना हो जाएगा, ये FeNO+ H2O, 2+ होना पड़ेगा इसको, ये अनायन है, एक कटायन है, ठीक है। अब यहाँ पर फॉलोइंग कंपाउंड, यहाँ पर देखिए इसको X मान लेते हैं, तो X ये कितना है, +1, NO+ है, तो H2O पे चार्ज कितना है, दिस 5, H2O चार्ज 0, दैट शुड बी इक्वल टू 2, तो X कितना आ गया, +1, तो यहाँ +1 चार्ज, ठीक है। यहाँ आयरन में देखेंगे तो 0.93, तो इसको भी X मान लो, 0.93 into X is equal to +-2 is equal to 0, 0.93X is equal to 2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, 2/0.93, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। 200/93 कुछ आ गया, अभी कितना आएगा चेक कर लो, 2.15 आएगा। 2.15 आएगा। यही पूछा है क्या आपसे, यही आंसर, तो एवरेज है एक्चुअल में यहाँ पे 2.15 नहीं है, एक्चुअल में कुछ मॉलिक्यूल्स Fe2+ की फॉर्म में है और सम ऑफ द आयंस इन फॉर्म ऑफ Fe3+, ठीक है, उसका एवरेज 2.15, ये क्लियर है। यस सर। G1E, ओके, ये AS4 क्या है, आर्सेनिक 4 की वैलेंस में है क्या, या तो कुछ मिसप्रिंट है, यहाँ पे मिस टाइप है, सर 0 नहीं हो जाएगा ये इसको? हाँ वैसे तो 0 हो जाएगा, पर उसमें 4 क्यों लिखा हुआ है, मेटल्स में ऐसे लिखने की जरूरत तो ना होती है हमें। ठीक है, जो लिखा हुआ है चेक करने में क्या रहा है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें वैसे। HSO4-, आर्सेनिक 4 मॉलिक्यूल एक साथ रह रहे हैं, 4 एटम, Pb3O4, that gives PbSO4 and H2AsO4-, तो 5, 2, 7, 8, इसमें क्या इश्यू है, ये 0 है, सल्फर तो +6 से +6 में, ये तो सल्फर है, वो चेंज हो नहीं रहा, ये 0 से कहाँ जा रहा है, +5, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, 4 है ये, तो 20 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है ऑक्सीडेशन में, ठीक है। 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस पूरी एंटिटी में। ये कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 8/3, लेड यहाँ पे कितना है, +2, तो एक के लिए चेंज कितना आ गया, 8/3 - 2, तो दिस इज 2/3,
3 के लिए एक्सचेंज कितना आएगा? टू इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। दिस इज रिडक्शन। अब इसमें क्या करना है, दोनों को सेम करना है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 10। देखो क्वेश्चन वही है, आप पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें। आपको लगता है कि 8/3 आ गया तो कुछ गलत हो गया है, ये नहीं होगा आप सॉल्व। तो लोग ये वैल्यूज देख के बस छोड़ देते हो क्वेश्चन, क्योंकि ये तो गलत है। ये 10 है तो ये कितना करना पड़ेगा, 30, या थोड़े से ज्यादा नंबर बड़े हो गए, 30 आ गया, 40 आ गया, तो मतलब गलत है, फिर छोड़ दो इसको। दिस शुड बी 4। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट चार्ज? चार्ज यहाँ पे क्या है, सल्फर बैलेंस है क्या? सल्फर को भी देख लो, सल्फर 30 है यहाँ पे, तो यहाँ भी 30 होना पड़ेगा। ओके, सल्फर इज बैलेंस्ड, लेड इज बैलेंस्ड, दिस इज ऑल्सो बैलेंस्ड। ओके, चार्ज यहाँ पे -30 है, यहाँ पे चार्ज कितना है, यहाँ पे चार्ज हो गया इस पे तो 0, दिस इज -4, तो यहाँ पे कितना H+ ऐड करना पड़ेगा हमें, दिस इज 26 -4 लाने के लिए, तो 26 H+। ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 30 + 26 56, 56 माइनस यहाँ भी कुछ हाइड्रोजन है 8, तो 56 - 8 इज 48। कितने H2 ऐड करने, 24। ऑक्सीजन काउंट करके देख लो एक बार, काउंट द ऑक्सीजन बोथ साइड। बैलेंस है, बैलेंस्ड है, 160 है सर। ओके, तो यही इक्वेशन हो गया बैलेंस। अब तुम लोग इसको क्या है, डर लगता है तुम्हें हर चीज से कि ये 8/3 आ गया तो पता नहीं क्या हो गया, यहाँ पे 30 आ गया तो कुछ गलती हो रहा है, फिर सही नहीं हो रहा। तो अपने ऊपर थोड़ा विश्वास रखो, जो प्रोसेस है उसको फॉलो करो, तो आंसर सही आएगा आपका, जो भी आ रहा है वो सही होगा फिर। ठीक है, तो आप लोग क्या करते हो, कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी वैल्यूज आ गई जो हमें विश्वास नहीं होता कि ये वैल्यूज आएंगी, तो फिर हम वहीं बीच में ही छोड़ देते हैं, उसको पूरा भी नहीं करके देखेंगे। तो कंप्लीट करके देखो पहले उसको, हो सकता है आप सही कर रहे हो। तो जस्ट फॉलो द प्रोसेस। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो, ओके। अब एक दो पॉइंट्स हमें रेडॉक्स में याद रखने हैं, ये कोई लिखना चाहते हैं तो लिख लें पहले, नोट इट डाउन।
Okay. Now let's write some important point. पोटेशियम आयोडाइड हम ऐड करते हैं आयोडीन सॉल्यूशंस में. आयोडीन पानी में इजीली डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है. तो I2 ऐसे लिख लेते हैं इसको, solubility of I2 in water increases on addition of पोटेशियम आयोडाइड. यहाँ होता क्या है कि I2 और Ki एक रिएक्शन करके सॉल्युबल कंपाउंड बना देते हैं. ये ज्यादा सॉल्युबल होता है Ki3, ठीक है. So that's why solubility increase. I2 itself वाटर में बहुत ज्यादा डिसॉल्व नहीं होता, तो स्लाइटली Ki हम डालते हैं, unless you are doing some titration that is involved iodine. अगर टाइट्रेशन ही कर रहे हैं तो फिर नहीं करेंगे इसको. सेकेंड थिंग इज, देखिए कई जो मॉलिक्यूल्स हैं दे कैन बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशंस, ठीक है. फॉर एग्जांपल H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड. ऑक्सैलिक एसिड में डाल दीजिए आप NaOH, सोडियम ऑक्सैलेट बन जाएगा प्लस H2. तो यहाँ ये कैसे बिहेव कर रहा है? इट इज वर्किंग एज एसिड. बट लेट्स से यहाँ पे आपने KMnO4 डाला तो क्या बनेगा? Mn2 प्लस एंड CO2. तो यहाँ ये क्या है? इट इज ए रिड्यूसिंग एजेंट. तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है, एसिड की तरह बिहेव कर सकता है. तो सम एसिड can behave as a reducing agent. Example is this oxalic acid. Similarly, some acid can also act as a oxidizing agent. For example, मान लीजिए यहाँ पर आपके पास एक जिंक है, जिंक में आप डाल रहे हैं HCl, H2SO4, तो क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस H2, ठीक है. H2 गैस इवॉल्व हो जाएगी. तो यहाँ पर दिस इज एक्टिंग एज एसिड, रिएक्टिंग एज एसिड. यहीं पर अगर आप कॉपर डाल दीजिए, कॉपर देखो H2 गैस इवॉल्व नहीं करता बिकॉज इट इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ठीक है. तो नॉर्मल आप HCl डालोगे तो कॉपर इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट. जिंक HCl से इजिली रिएक्ट कर सकता है, कॉपर रिएक्ट नहीं करता. बट कॉपर डज रिएक्ट विद H2SO4. अब यहाँ जब ये HCl से रिएक्शन नहीं कर रहा, HCl से जब रिएक्शन नहीं कर रहा तो H2SO4 से क्यों कर रहा है? यहाँ पे बनता क्या है वो देख लेते हैं. कॉपर सल्फेट एंड यहाँ पे H2 नहीं मिलेगा आपको, क्या मिलेगा? H2 प्लस SO2, ठीक है. तो यहाँ पर ये क्या है? ये इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +6 से कहाँ जा रहा है? +4. तो ऐसा मानो कि इसने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करा और जो हाइड्रोजन गैस है उसको कन्वर्ट कर दिया H2 में. So that's why copper reacts with H2SO4 because it is an oxidizing agent. Similarly, HNO3 can also behave as acid as well as oxidizing agent. ठीक है. तो acids can behave as oxidizing agent. They can also behave in some cases as reducing agent. कई कंपाउंड होते हैं जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में होते हैं, सेंट्रल एटम्स.
some compounds, not all, some compounds in which central atom is in its intermediate oxidation state, intermediate oxidation state, can act as both oxidizing agent as well as reducing agent. कुछ कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज अवेलेबल. फॉर एग्जांपल H2O2 can behave as oxidizing agent, it can behave as reducing agent. Similarly HNO2, one more example. ठीक है, और भी काफी सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं. यहाँ पर इंटरमीडिएट स्टेट में जो प्रेजेंट है, यहाँ पे जैसे नाइट्रोजन +3 में है, H2O2 में ऑक्सीजन -1 में है, तो इट कैन गो फ्रॉम -1 टू -2 और इट कैन गो फ्रॉम -1 टू 0. ठीक है. Similarly, nitrogen can go from +3 to +5 or -1 or even -3 in some cases. तो कई बार आपको दिया जाता है कि कौन से कंपाउंड्स हैं जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे, जहां पर सेंट्रल एटम अपनी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है. दैट मींस उसके पास ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करने का भी ऑप्शन है और डिक्रीज करने का भी पॉसिबिलिटी है. दैट कैन बिहेव एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स. ठीक है. सिमिलरली एक चीज और बोली जाती है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कैन नॉट डिस्प्रोपोर्शनेट. ठीक है. तो डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है? डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब है कि आपकी एक ऑक्सीडेशन स्टेट है, उससे आप कोई दो ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहे हैं, एक कम है एक ज्यादा है. दैट इज व्हाट डिस्प्रोपोर्शनेशन मींस. दैट मींस दैट एटम शुड हैव एट लीस्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट. It should have a possibility of 3 oxidation states. ठीक है. लेकिन मान लीजिए आपके पास ऐसा एटम है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव फ्लोरीन. फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन कैन नॉट अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन. नाउ व्हाई इज इट दैट? डिस्प्रोपोर्शनेशन. तो फ्लोरीन के लिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या क्या अवेलेबल है? फ्लोरीन F2 की फॉर्म में अगर है तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, F- की फॉर्म में है तो इट इज -1. नाउ +1 इसके पास अवेलेबल नहीं है. क्यों? क्योंकि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो इट हैज ऑप्शन टू डिक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट इफ इट इज प्रेजेंट इन F2, बट 0 से इंक्रीज नहीं कर पाएगा, प्लस में नहीं जा पाएगा. तो इट कैन नॉट अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन. ठीक है. So these are the some points that you can remember. These are helpful sometimes. इसको नोट कर लीजिए.
ये लिख लिया है सबने? Yes, sir. Okay. So that concludes our discussion for redox reaction. Assignment में questions आप attempt कर सकते हैं. From next class onward, we will start with atomic structure.